अभी के लिए हमने स्टार्ट कर दी है, तो नॉट टू वरी, ठीक है ना। बेसिक ज्योमेट्री से शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो है ज्योमेट्री में स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। हम ये जानते हैं इस बार साधना राइट, एक ट्रायंगल के बारे में तुम्हें जितना कुछ पता है सब बताओ, बोलते जाओ। ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स। ट्रायंगल्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल, सर? हाँ, और बोलते जाओ, सुन रहे हैं। हाँ सर, और एंगल्स के बेसिस में भी डिफरेंट दो ट्रायंगल्स होते हैं। और Okay, Sarah, you would like to add something to this? No, I think she said everything. अच्छा, ट्रायंगल से जुड़ी बेसिक कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एज अ एलिमेंट्री लेवल? ये स्टार्ट करते हैं आशीष। आशीष बताते चलो एज अ सीनियर स्टूडेंट कि भाई ये चीजें एक ट्रायंगल के अंदर ट्रू होती हैं, और ये हमें एलिमेंट्री डे 1 से सबको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होंगी? सर सबसे पहले तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक ये होना चाहिए, ये होता है, ये अभी स्टैब्लिश करेंगे, थोड़ी देर में इसको यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरा सर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर दो से ज्यादा ट्रायंगल हो। इसी में 2-3 छोटी छोटी चीजें और याद दिलाओ। ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं, अभी एक एक करके इसको ओपन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। और कुछ जो ट्रायंगल में ट्रू होता है सर, अगर एरिया का लेना, एरिया का फॉर्मूला वगैरह होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 से पाई। अगर ये इंटरवल नोटेशन छोटे बच्चे भी हैं इसमें नहीं पता है तो हम बता दें कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एंगल ट्रायंगल का 0 से 180 के बाहर नहीं जाएगा। इट वुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट वुड बी ऑलवेज लेस देन 180। कभी 0 नहीं होगा वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी 180 नहीं होगा वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ, पहली वाली प्रॉपर्टी तुम में से किसको किसको पता है कि हाँ कैसे प्रूव की जाती है? फुल केस कि सारे एंगल्स को, हाँ, सारे एंगल्स का सम 180 कैसे होता है? छोटे से ऊपर चलेंगे, 7th फिर 8th फिर 10th फिर 12th, है ना। नेक्स्ट क्लास और बच्चे आ जाएंगे तो फिर आगे इसको सेग्रीगेट करेंगे। यस, हाँ, क्या तीनों एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है ट्रायंगल में? यस सर। क्यों होता है, कैसे प्रूव करते हैं इस बात को? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स लेके उनके एंगल्स का सम ऐड करके देख सकते हैं कि वो 180 है। मैथमेटिक्स में, गुड दैट यू स्पोक, इसे मैथमेटिक्स में वेरिफिकेशन कहते हैं साधना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल ट्रायंगल्स लेके उनको करके देख सकने का मतलब हमने कोई 10 20 25 50 100 चीजें कर ली। आई वांटेड टू कम टू दिस, इसीलिए आज की क्लास ऐसी रखी है। वेरिफिकेशन इज नॉट प्रूफ। प्रूफ किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। प्रूफ कुछ फंडामेंटल बातों को ट्रू मानते हुए उनको यूज करके एस्टैब्लिश किया हुआ रिजल्ट होता है। जो फंडामेंटल बातें जिनको हम पहले से ट्रू एज्यूम कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं आशीष? एक्सियम्स। तो मैथमेटिक्स की जो शुरुआत है, पिछली बार हमने तुम्हें बताया था ना कि आज मैथमेटिक्स से मिलवाएंगे, कि मैथमेटिक्स की शुरुआत में, कॉपी पेन लिए हो सारे लोग?
You are all noting it down, right? Yes, Yes, sir. Good. तो शुरुआत दुनिया की इनकी हुई है सर्टन एक्सियम्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स जिसको हम मान लेते हैं ये ट्रू, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी लिस्ट हर टॉपिक में, कोऑर्डिनेट में अलग है, ज्योमेट्री में अलग है, इनइक्वालिटीज की अलग है, बट हम इनको पॉपुलेट करेंगे, तुम्हारे सामने बताएंगे कि कैसे कैसे है। उनमें से कुछ को यूज करके उनको अप्लाई करा के जब कोई रिजल्ट एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसे प्रूफ कहते हैं, ना कि हम उसको कहें कि हम अलग अलग ट्रायंगल में करके देखेंगे तो सम 180 डिग्री आता है। ठीक है साधना, उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन नहीं करना, हमने हर चीज मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करनी है, प्रूफ करनी है, पहला वो। गुड। अब ये बताओ कि क्या तुम लोग 7th क्लास में, मैं 7th से स्टार्ट कर रहा हूं, पैरेलल लाइंस और उसकी कोई थ्योरम या एक्सियम्स फंडामेंटली जानते हो? Yes, sir. What? Yes, sir. Do you understand anything what had been taught about parallel lines in the initial stages? Yes, sir. Yes, sir. समझाओ क्या क्या पता है तुम्हें पैरेलल लाइन? ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैंने एक लाइन इस पे कट कर दी ऐसे ट्रांसवर्स। बताओ क्या क्या तुम्हें पैरेलल लाइन के बारे में पता है? So parallel lines, they will, it will only be parallel if the two lines never meet. That's one. What else? Okay, now coming to साधना, तुम्हें पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ पता है ज्यादा? हाँ सर, सो जब हम ट्रांसवर्सल से वो एंगल्स बनाते हैं, उसमें डिफरेंट Good. एंगल्स होते हैं, लाइक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वो दोनों एंगल्स विल बी सेम, विल बी इक्वल। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट। और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये? सर ये हो वो गए। सर, हाँ, क्या कुछ खास इनमें कनेक्ट है आपस में कुछ? हाँ सर, वो भी इक्वल। वो इक्वल नहीं होते हैं, ये तो दिख रहा है ना, देखो ये एंगल और ये सर एंगल वो इक्वल कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रही है सर, जो नीचे वाला लिया वो साइड पे। वो दोनों जो आपने ड्रॉ किए थे पहले, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना? गुड। अच्छा ठीक है, ये हो गया साधना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल हो गए। और क्या इक्वल होता है? अब मान लो 7th क्लास के हिसाब से पुलकेशी ये पूछ ले कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होते हैं। ध्यान देना, मैथ्स ओलंपियाड की क्लासेस में हर चीज का एकदम जिसे कहते हैं जीरो से आंसर होना चाहिए। तो कैन वी मैथमेटिकली एस्टैब्लिश कि दो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल क्यों होते हैं? सारा? या सर, होते तो हैं, बट इक्वल क्यों होते हैं? मुझे तो वेरिफिकेशन से ही आता है, बट लाइक हम वो यूज तो नहीं कर सकते। यूज तो नहीं कर सकते। तो अब ये हुआ पहला टास्क जहां पे बात रुकी कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, पुलकेशी के दिमाग से आया कि आप लोग कह रहे हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। व्हाई शुड आई बिलीव दिस? क्या ये एक एक्सियम है या थ्योरम है? थ्योरम है तो प्रूफ करो, एक्सियम है तो बताओ, फिर मान के चलेंगे। आशीष? सर इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं दोनों का स्लोप सेम होगा, तो जो एंगल बनाएंगे एक जो उसके किसी एक का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लो, वो इक्वल हो जाएगा। फिर कैसे उसमें हम दो बार कर देंगे इस वक्त जब स्लोप जैसी कोई चीज पड़ी नहीं? एज्यूम कर लो हम लोग अभी 7th 8th में पहली बार किसी को पैरेलल लाइन का, हाँ सर तो स्लोप का नाम मत लो, बट स्लोप को डिफाइन कर दो कि मतलब इंक्लिनेशन दोनों का सेम होगा, कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा भी उसी डायरेक्शन में, बस ऊपर नीचे शिफ्टेड होगा। उसकी वजह से जब हम एक तीसरी लाइन बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों का फिर वो ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे,
मतलब जो एंगल एक साइड बनेंगे, उसके बाद 2 बार एक एंगल के 180 डिग्री सम होता है लाइन का, वो लगा देंगे तो ऑल्टरनेट बन जाएंगे। एक अहम बात रिकॉल करा रहे हैं सीनियर्स के लिए और तुम लोग के लिए पहली बार, हर वो चीज जो मैथमेटिक्स में प्रूव करने को कही जाए उसमें हर बार हम लॉजिक नहीं लगाते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक अप्रोच है मैथमेटिक्स को समझने की कि जो आता है, जो तुम कर रहे हो अभी करो। 2 पैरेलल और अप्रोच जिंदा हैं जिनको हम लोग आमतौर पे डे टू डे लाइफ में नहीं देखते। उनमें से एक है कॉन्ट्राडिक्शन, नोट करके चलना, और दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोनों का फर्क समझो। हम ये नहीं कहते कि जो आपने कहा हम उसे प्रूफ करेंगे, हम तो ये कहते हैं कि जो आपने कहा उसके अलावा जो कुछ भी हो सकता हम सब कॉन्ट्राडिक्ट करा दें। अब बाकी सब गलत हो गए तो फिर जो आपने कहा वो ट्रू होना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर अप्रोच ऑफ प्रूविंग रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। बात समझ में आई? किसी ने मुझसे कहा कि प्रूव करो एक ए जो इस दुनिया से आया और एक बी जो ऐसे ऐसे किसी और लॉजिक से जनरेट किया, ये दोनों इक्वल है, हमसे हो ही नहीं रहे प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने कहा देखो ए बी से बड़ा है, ये बात गलत प्रूफ कर दो, ए बी से छोटा है, ये बात गलत प्रूफ कर दो। जब ये दोनों नहीं रहेंगी तो ऑटोमेटिकली यही बचेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। जो होना है उसके अलावा जो हो सकता है सब गलत प्रूफ कर दो, अपने आप वही रह जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं बाय एनी लॉजिक कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते तो ये लाइनें आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाती? इफ यस दैट वुड बी ग्रेट, बट उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास फिलहाल a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री वाला प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसी के लिए तो सारी दुनिया बड़ी कर रहे हैं। तो क्या एलिमेंट्री वे में, मैं जानना चाहता हूं बिकॉज मेरे को पता है कि 8, 9, 10th में एक गैप आता है बच्चों में, इसीलिए 8, 9, 10th के बच्चों को हमने सबको एक साथ बैठाया है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और ये एंगल इक्वल है तो क्या इसको एक्सियोमेटिकली डाइजेस्ट करते हो या प्रूफ भी करते हो? सारा ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने बता दिया कि भाई हम तो वेरीफाई कर सकते हैं, हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कभी प्रूफ किया है। मैथमेटिकल प्रूफ इसका कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं? एनी अदर थॉट? चलो थोड़ा सा एलिमेंट्री लेवल पे जाते हैं। हाउ डू वी डिफाइन पैरेलल लाइंस? इसी पे काफी कुछ वापस क्लैरिटी आ जाएगी। फिर से पूछते हैं पुलकेशी से। पुलकेशी, तुम्हारी नजर में पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? तुमने पहले बोला था जो दोनों मीट ना करें, जो दोनों मीट ना करें वो पैरेलल हो गई। क्या इसके अलावा भी तुम्हें कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में पता है? यस पुलकेशी, कुछ आवाज आ रही मेरी? Yes, I can hear you properly. Yeah. Yes, good. So anything that you know otherwise, other than that the parallel lines do not meet each other, is there anything which you are aware about parallel lines? बहुत अच्छा हुआ जो हम सोचे हाँ, तो पैरेलल लाइंस, उन लाइंस को पैरेलल होने के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा ना उन दोनों के बीच में हमेशा। उनका ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वेरी गुड। हाँ, और ये जो डिस्टेंस है ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालेंगे। दैट मीन्स अगर हम एक तीसरी परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे भी बना दें फॉर दीज 2 पैरेलल लाइंस, उनके बीच की ये जो डिस्टेंस आएगी ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में पास आने लगी, इसका मतलब एक दिन मीट कर जाएंगी। मीट ना करने का मतलब ये हो गया कि उनके बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। पुलकेशी, दिस इज ओके विद यू? Yes, sir.
क्या ये बात तुम्हें समझ आई कि दो पैरेलल लाइनों के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सारा दिस इज ओके? या सर। बाकी सबको भी दिस इज ओके? यस सर। गुड। सौरदीप ने अभी ज्वाइन किया। सौरदीप पे ये क्वेश्चन एक बार थ्रो करते हैं। ही इज आल्सो फ्रॉम क्लास 12। सौरदीप, दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है और इसे प्रूव किया जा सकता है या ये एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है? सर ये प्रूफ तो हो जाएगा। करो। सर उन दोनों पॉइंट से सर थोड़ा सा सोच लेता हूँ, एक सेकंड। ये ध्यान रखना, यू डू नॉट नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज पाई इन अ ट्राइंगल, क्योंकि इसी को प्रूव करने के लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। होता क्या है ना, सर वो हमें नहीं पता। वो नहीं पता भाई, उसी के लिए ये लाए हैं। आज हमने 7th 8th 9th 10th के बच्चों के साथ ये जॉइंट क्लास पहली रखी है। ये कुछ सीखेंगे और तुम पुरानी कुछ फंडामेंटल चीजों को रिवाइज करके सही करोगे, मतलब करेक्शन, कोर्स करेक्शन होगा। जब हम 7th 8th 9th में कोई चीज पढ़ते हैं तो ग्रेजुअली पढ़ते हैं। थोड़ा सा अपने सीबीएसई में है भी कि एक ही चीज का आधा पार्ट 11th 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, तो एक स्टेज के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस ऑर्डर में पढ़ा। हम मान लेते हैं सब ट्रू है, जबकि कोई तो ऑर्डर होगा ना। अगर a प्लस बी प्लस सी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का सम 180 होता है, इसको प्रूव करने के लिए तुम पैरेलल लाइन के थ्योरम यूज करोगे, तो पैरेलल लाइन को प्रूव करने के लिए तो ये यूज नहीं कर सकते ना। सर हम क्या RHS ये मालूम है, मतलब RHS से जो कॉन्ग्रुएंट होता है ना, जब अभी हमारी शुरुआती इससे हुई है तो कैसे मालूम होगा? सर? और एक बार बताएंगे कि हमको क्या क्या पता है। मैं अभी आया हूँ। हम ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को कि जब तुम 9th 10th में थे। ओ सर, और हाँ, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बट आई थिंक आई काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट। तो अगर हम एक लाइन लेंगे जो परपेंडिकुलर है उन दो पैरेलल लाइन से, और हम जो इंटीरियर वो वाले एंगल्स नहीं होते, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, हाँ, हाँ जो आपने वैसे मार्क किया है, हम वो पैरेलल, वो वाली पैरेलल परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, उस पे मार्क करो। तो ठीक है। उस पे अगर हम मार्क करेंगे हाँ, तो हमें दिखेगा कि दोनों 90 डिग्री से इक्वल हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर अगर हम उस लाइन को बेसिकली इंक्लाइन करेंगे तो ट्रांसवर्सल बन जाएगा ना, जो है स्लांटेड। अभी भी सर स्लोप ट्रांसवर्सल ही है। हाँ, तो अगर हम उसको इंक्लाइन करेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट होगा ना उन दोनों एंगल्स से। एक और सवाल पूछते हैं, तुम्हें कुछ रिकॉल करा देते हैं, बात याद आ जाएगी। तुमने अपने करियर में पैरेलल लाइंस पहले पढ़ी थी या सिमिलर ट्रायंगल्स पहले पढ़े थे? सिमिलर ट्रायंगल्स। सौरदीप, पहले क्या पढ़ा था? सर इतना पहले पढ़ा था कि भूल गया। देखो, अगर हमने ये एंगल 90 रखा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तुम लोगों के लिए फॉर टाइम बीइंग, ठीक है ना, एंड लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा, तो आई कैन हैप्पीली कॉल दिस एज 90 माइनस थीटा। बट इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, आई कैन नॉट कॉल दिस थीटा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, हमें नहीं पता। यही प्रूव करने के लिए तो किया है। तो हाउ कैन आई प्रूव कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं जस्ट बाय द आरएचएस रूल? बिकॉज अभी तुमने ट्राइंगल का बेस ही नहीं पढ़ा। फिर याद दिला दें, तुम लोग भूल गए हो, जो 7th में है वो अगले साल पढ़ेंगे 7th 8th में। ट्राइंगल, ये लाइंस का पैरेलल होना जब तुमको पहली बार पढ़ाया जाएगा तो इट वुड बी नॉट टॉट एज अ थ्योरम, वो एक हाइपोथेसिस, एक रिजल्ट की तरह, एक्सोमेटिक डेफिनेशन की तरह पढ़ाई जाती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब ये आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगी। आगे जाके कभी नहीं मीट करेंगी तो एक ट्रांसवर्स जो बनाएगा वो ये दोनों एंगल सेम बनाएगा। एंगल सेम नहीं बनाएगा तो क्या गलत हो जाएगा? एंगल अगर सेम नहीं होंगे तो क्या गलत हो जाएगा?
लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। बट ये बात मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पुरानी एनसीईआरटी, आज की डेट में तुम सबके पास इंटरनेट है, अवेलेबल है, तो तुम्हें पुरानी एनसीईआरटी उठा के ये देखना है कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उसको उन्होंने क्या कह के एलिमेंट्री, भाई किसी ने पहली बार तो पैरेलल लाइन डिफाइन की होगी ना, जिसने पहली बार लाइन पैरेलल डिफाइन की थी उसने क्या कह के ये रिजल्ट एस्टैब्लिश किया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कौन सा कंट्राडिक्शन लगाया था? कंट्राडिक्शन मतलब तुम मान लो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। हाँ सर, वो अल्फा के साथ जो लीनियर पेयर है वो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके ओ सर, हम तो ये ही नहीं पता कि वो सम पाई है। ठीक है ना, इसमें दरअसल कुछ नहीं पता तुम्हें, सिवाय इसके कि तुम्हें ये एस्टैब्लिश करना है कि अगर एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा है और ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइनें एक दिन आगे जाके मीट कर जाएंगी। ये बात किसी लॉजिक से एस्टैब्लिश कर दो, भले ही वो लॉजिक एक्सियोमेटिक हो। ठीक है, 9th क्लास में है, ये बहुत तरीके से कराया जाता है बच्चों को। अप टिल 8 ये चीज लोगों को लगता है कॉमन है, बट टू बिगिन विद लेट अस एज्यूम कि तुम सबको ये पता है। पुलकेशी एंड बाकी नाम ये जो है एक बार नोट कर लेना इस चीज को, दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अनदर लाइन एंड अ थर्ड लाइन, जिसको हम कई बार ट्रांसवर्सल कहते हैं, जो उसको कट करती है एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये क्यों इक्वल होते हैं ये हमें अभी समझना, पता सबको है, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, ये सबको पता है। लेकिन अगर ये 180 माइनस अल्फा नहीं हुआ, अल्फा बीटा का सम 180 नहीं हुआ, तो ये दोनों आगे जाके मीट कर जाएंगी। आपको कैसे पता? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट एज्यूमिंग कि हमें ये आज सीख लिया, ये पता चल गया, कैन यू नाउ ट्राई टू प्रूव कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है? उसमें सर अब हमें क्या पता है? अब हमें ये पता है रिजल्ट, मतलब अभी पहला दिन था तो इसको हमने एज अ होमवर्क दिया कि तुम मेरे पास अगली क्लास तक ये सोच समझ के लाके दोगे कि हम पहली बार जब पैरेलल लाइन समझते हैं। आशीष बात क्लियर है? सर वो तो ठीक है सर, पर स्लोप वगैरह हमने इससे इंडिपेंडेंट डिफाइन करी थी ना, तो उसको भी तो यूज कर सकते हैं टेक्निकली। बात ये नहीं कि हम डिफाइन करेंगे, बात ये है कि जिन्होंने मैथमेटिक्स डिफाइन करी, जिन्होंने तुमको पहली बार पैरेलल लाइन से मिलवाया, और आज नहीं काफी समय पहले मिलवाया, उन्होंने तब तुम्हें एक लॉजिक इसका दिया जो 9th में था, पढ़ा कराया गया स्कूल में दिया, लेकिन आज लॉजिक ढूंढ के बताना है, ठीक है? हाँ, वो बताना है कि भाई वो क्या था, क्योंकि हमें पूरी जो बिल्ड करनी है वो इस बात पे बिल्ड करनी है कि लोगों ने मैथमेटिक्स सोचना शुरू कैसे किया, उनके फंडे बने कैसे। बट अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये बड़ा आसान हो जाएगा। ये एंगल अगर बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल है, हमें नहीं पता, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। लेकिन अगर हम बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें पासिंग थ्रू द थर्ड वर्टेक्स, तो ये पक्का तय है कि दिस एंगल इज बी, सो इवन दिस एंगल इज बी, बिकॉज वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, राइट? और अगर ये एंगल सी है तो फिर ये एंगल भी सी है। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन के लिए इंटीरियर एंगल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों का सम 180 डिग्री है, तो वी रिजल्ट गेट द रिजल्ट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। लेकिन उसमें पहले हमें ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये एक नोन फैक्ट है जो बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे होके निकल गया। बताओ यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो जैसे ही हम कभी भी ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे, तुम्हें कोई ट्रायंगल बोलेगा, पहली फ्लैशलाइट जो आनी चाहिए वो ये कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बट दूसरी फ्लैशलाइट ये भी आनी चाहिए, किन्हीं तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो ही जाए, ठीक है ना,
ये पाई जो है ये रेडियन में लिखा हुआ है, जस्ट इन केस बाकी बच्चों को ना पता, तो पाई इज एज गुड एज 180 डिग्री। तो अगर किसी रीजन से तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो ही जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो तीनों एंगल किसी ट्रायंगल के एंगल बनेंगे। इसका एक काउंटर एग्जांपल दो सारा, कि तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है लेकिन वो ट्रायंगल के एंगल ना बने, ऐसा कब होगा? अभी जो आपने लाइक ट्रायंगल के ऊपर ड्रॉ किया ना, तो अगर हम उसे लाइक पैरेलल लाइंस में उठा लें या फिर तो बन ये सिर्फ ये गामा है, तो इसमें ट्रायंगल बना तो ठीक है। ऐसा कब होगा कि एंगल का सम 180 हो बट वो ट्रायंगल बने ही ना? सर सब एंगल्स पॉजिटिव मानेंगे? क्लोज्ड फिगर नहीं होगा और सिर्फ लाइंस होंगी तो एंगल बन जाएगा ना फिर। क्वेश्चन ये है सर 0 0 180 खत्म, 0 + 0 + 180। अब मेरे तीन एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 डिग्री है, बट क्या ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का एंगल हो सकते हैं? नहीं। साधना, क्या ये तीनों किसी के एंगल हो सकते हैं ट्रायंगल के? नहीं सर। बस इस बात को डिफेंड करने के लिए ये हमने दूसरी कंडीशन लगाई कि जब भी कोई तुमसे कहे फॉरन अलर्ट हो जाओ, ट्रायंगल्स के एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, नेगेटिव नहीं होते, 180 से बड़े नहीं हो सकते, और जो भी एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 होगा। सम के पीछे जो कोर थ्योरम है उसमें एक मिस फायर हुआ है कि अभी याद नहीं है कि भाई तुम लोगों को कि पैरेलल लाइंस का ये एंगल इक्वल क्यों होता है। अप टू दिस पॉइंट दिस इज ओके? यस सर। यस सर। दूसरा, अब एक स्टेटमेंट और इसमें आता है कि अगर कोई ट्रायंगल बन गया ABC, और आमतौर पे हम ट्रायंगल्स में उनके सामने वाली साइड लेंथ को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c बोल देते हैं, यानी जो पूरी लेंथ है वो ABC है। तो किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से पक्का बड़ा होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या बिगड़ जाएगा? वो क्लोज नहीं हो पाएंगे, like it won't be able to make a closed figure. गुड, तुमको बाकी दोनों को समझ में आया? साधना, पुलकेशी क्या कह रहे हैं? हाँ सर। मान लो मैंने एक लेंथ A यहां बना दी, ठीक है ना, और मैंने कहा B और C का ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। ट्रायंगल कैसे बनाओगे? इस जगह पे पॉइंट रखोगे, कंपास लेके B लेंथ का एक आर्क लगा दोगे, ठीक? ऐसे ही बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ये हो गई B लेंथ। अब C लेंथ तुम्हारी इतनी छोटी सी निकल गई, वो यही हो गया। अब तुम बनाए जा रहे हो आर्क इस पे, ये यहां से और ये यहां से निकले जा रहा है, तो जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ट्रायंगल बनने के लिए बी और सी का कम से कम इतना बड़ा होना जरूरी है ताकि ये दोनों आर्क किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वरना ट्रायंगल बनने का कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए जब भी तुम्हारी दुनिया में आज के बाद कभी भी कोई बोले कि एक ट्रायंगल है, फौरन ये तीन चीजें दिमाग में ले आओ कि ट्रायंगल है, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमने सीख लिया। एंगल 0 से 180 के बीच में लाई करते हैं, हमने जान लिया। साइड्स में सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी ट्रू होगा और हमेशा ट्रू होगा, वरना ट्रायंगल कभी बन नहीं पाएगा। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। ये जान लेने के बाद कि हम जान चुके हैं ट्रायंगल बनता कैसे है, अब थ्योरम्स और रिजल्ट से मिलते हैं। सबको क्लियर हुआ ट्रायंगल क्या होता है? सर हाँ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी उसको भी एक्सियम की तरह ट्रीट करना है, उसको भी एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, एब्सोल्युटली। अब तुम कहो कि आप प्रूव करिए कि ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये प्रूव नहीं होगा।
ये एक्सोमेट्रिकली ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए कोई बैकएंड में थ्योरम नहीं है। ये 3 बातें जानने के बाद जो हाँ सर अज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस बी सी से छोटा है, गुड। तो सर हम सर आप b प्लस सी ग्रेटर देन ए ले लेंगे सर, b प्लस सी लेसर देन ए लेंगे, ठीक है, ये b हटा प्लस सी लेसर देन ए। हाँ सर ये हटा दीजिए। दें। तो अब b और c को वर्टेक्स लेके अगर हम b और c रेडियस से 2 सर्कल मतलब ड्रॉ करें तो वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो a से छोटा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बट ये थ्योरम नहीं है ना, ये एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। थ्योरम तो वो होती है जो किसी पुरानी एक्सियोम की वजह से मैथमेटिकली प्रूव की जाए। हाँ सर यही तो प्रूफ हुआ ना कि अगर ये हुआ तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि ए से अगर ये छोटा हुआ तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये लिखोगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। गुड दैट आज ये क्लास में तुम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा। एक फंडामेंटल जरूरत है कि एक्सियोम वर्सेस थ्योरम का फर्क अच्छे से समझ लें। आशीष और भी तुम लोगों के लिए भी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये है, आगे चल के तुमको जब वहां जाओगे ना तो एल्गोरिथम में भी वो बेसिक एजम्पशंस बताएंगे और हमें लगेगा ये लॉजिकली प्रूव नहीं, जैसे हम बुलियन अलजेब्रा में करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सारे लोग। तो एक्सियोम वर्सेस थ्योरम में एक्सियोम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो होल्ड करते हैं ट्रू, बट उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम उससे मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि हम b प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्रूव करेंगे तो हमें ये इनइक्वालिटी में प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ट्राइंगल नहीं बना से क्या मतलब, तो कह रहे हैं कि भाई ट्राइंगल बना और b प्लस सी a नहीं हुआ, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी नहीं है कि हम थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करें। हम कहेंगे ट्रायंगल सर्कल नहीं बनेगा, वो कहेंगे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि तुम बना नहीं रहे हो, बना के दिखाओ बन जाएगा। अब तुम उनको कहोगे नहीं तुम बना के दिखाओ नहीं बनेगा, दिस इज नॉट हाउ इट वुड। हमें उनको जवाब देना है कि भाई अगर हम इसको कैसे मानते कि ये प्रूफ है, कि हम सर्कल बनाते, कोई दूसरा नॉन रिजल्ट लाते और फिर दिखाते देखो वो नॉन रिजल्ट इस रीजन से गलत हो गया, बात सही हो जाती। सर ये नोन ही तो है कि अगर हम दोनों सर्कल्स ड्रॉ करें, उन दोनों का रेडियस का सम अगर उस सेंटर का सेपरेशन से ज्यादा हो तो वो सर्कल तो नहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना। ये हम समझ रहे हैं कि नॉन रिजल्ट है, हमें अब सर्कल क्यों बनता है उसके कोर में जाना पड़ेगा। उसके कोर में जाएंगे तो पता चला सर्कल भी इसी किसी थ्योरम से बनता है। हमने ये 2 सर्कल बना दिए तुम्हारे कहने पे, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैन वी प्रेजेंट दिस एज अ थ्योरम? सर इसलिए सर एक सर्कुलर हो जा सकता है। एक काम कर लेते हैं, लेट्स डू वन थिंग। आज की क्लास तो आगे जो चला रहा है, नेक्स्ट क्लास एक्सियोम्स वर्सेस थ्योरम्स पे अपना रिसर्च मटेरियल तुम और आशीष दोनों लेके आना, जितना तुम्हें पता है। फिर हम इसकी भी क्लास लेंगे, बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा, ये भी सुन लेंगे और रिकॉर्डिंग जो है पुराने बच्चे जो वहां पे हैं उनको भी दे देंगे। और तुम लोग भी बाकी तीनों जो 9th 10th में 8th में गूगल करते हो तो इसको करो, एक्सियोम वर्सेस थ्योरम में क्या फंडामेंटल फर्क है, किस चीज को थ्योरम कहते हैं और किसे एक्सियोम कहते हैं, और एक्सियोम से थ्योरम तक कैसे पहुंचा जाता है। फिर हम इस पे एक पूरी क्लास लेते हैं, मजा आएगा तुम लोग को, ठीक है? ठीक है सर। गुड। बट ये अच्छा पॉइंट है कि हमें लगता है कि हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि अभी सब ठीक है, जब तुम आगे जाओगे पढ़ने वहां पे कोड वोड लिखोगे, कोड लिखोगे, तुम कहोगे हमारे हिसाब से तो प्रूफ है, वो कहेंगे इसे प्रूफ कहते ही नहीं। फिर तुम इरिटेट होगे कि इसे कहते हैं उसे नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हमने कुछ बेसिक्स से स्टार्ट किया है, तो वो बेसिक एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस हमें पहले से लिख के देनी पड़ेंगी कि ये 15 डेफिनेशन से आगे अब प्रूफ करिए, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन अब तुम इनमें से कहो कि देखिए हमने कहा ये हो रहा है अब नहीं होगा तो ये थ्योरम हो गई, तो दैट वुड नॉट बी रिस्पेक्टेड एज थ्योरम। बट उसके पीछे क्या कोर है, कैसे कैसे लिखा गया है, एक पूरी अगली क्लास जो पहली होगी वो इसी पे डेडिकेट कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ठीक है, बट नंबर थ्योरी में बहुत जोर का झटका लगता है इसमें। ओके चलो, हमें पता चल गया कि ट्रायंगल कहते किसे हैं, हमें पता चल गया कि ट्रायंगल के रिजल्ट्स क्या है। अब हम ट्रायंगल से एसोसिएटेड कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं ताकि एकदम जीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। फिर पुलकेसी से शुरू करेंगे, सबसे छोटा वो है। तुम्हें कुछ Yes, sir. आइडिया है ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं? इन अ ट्रायंगल। So maths does in triangle में? हाँ So I don't know. ओके साधना, ऑल्टीट्यूड। सर हाइट। कैसे पता करते हैं हाइट? सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, एक वर्टेक्स से अपोजिट सेगमेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, नोट कर लेना सारे लोग, ठीक है ना, जिनके लिए पहली बार है ये। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड। सौरदीप, आशीष, क्या ये कंप्लीट प्रिसाइज डेफिनेशन है ऑल्टीट्यूड की? द perpendicular drawn from a vertex on the opposite side is called as altitude in a triangle. सर वो AC लाइन को मतलब उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सेगमेंट पे नहीं, तो तब लगता है कंप्लीट है। एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी, मतलब भाई। गुड, अब ध्यान से समझना जो दोनों लोगों ने बोला छोटे वालों के लिए कि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रायंगल तुम्हारा एक्यूट एंगल, अभी बताया था ना 3 तरह के ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑल, तब तक तुम एक ऑल्टीट्यूड यहां ड्रॉप करोगे वो बन जाएगा, एक ऑल्टीट्यूड इस पर ड्रॉप करोगे वो भी बड़े प्यार से बन जाएगा, और एक तीसरे पर ड्रॉप करोगे वो भी बन जाएगा। तुम्हें तीनों ऑल्टीट्यूड मिल जाएंगे, यू वुड बी हैप्पी कि हमने ऑल्टीट्यूड तीनों ड्रॉप कर लिए, हमें तीनों ऑल्टीट्यूड मिल गए। लेकिन यही ऑल्टीट्यूड जब तुम एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स में ड्रॉप करने जाओगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, तो इधर तो बनेगा नहीं क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, और इधर बनाने जाओगे तो लाइन ही खत्म हो चुकी है। तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी, राइट। अब जैसे यहां पे हमारा परपेंडिकुलर नहीं बना तो हमने ये जो साइड है, सपोज ये ट्रायंगल का नाम PQR रख लेते, तो हमने PR को एक तरफ एक्सटेंड किया और इस एक्सटेंडेड पे जो परपेंडिकुलर बना ये हमारा ऑल्टीट्यूड है। जब हम R से PQ पे बनाना चाहेंगे ऑल्टीट्यूड तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जो बनाने चलेंगे वो जहां खत्म होगा वहां लाइन ही नहीं है। तो अगेन एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी को यूज करेंगे, यानी जो थ्योरी तुम ट्रायंगल की डे 1 पढ़ने जा रहे हो वो एक्यूट एंगल के लिए एक तरीके से चलती है और ऑब्ट्यूज एंगल से दूसरे तरीके से। तो ये भी दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल का मतलब एक्यूट एंगल अलग दुनिया है, इसका चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 ऑल्टीट्यूड है। तो ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं कि तीनों ऑल्टीट्यूड साइड के ट्रायंगल के अंदर ही बने, 2 बाहर भी बन सकते हैं और बाहर वाले एक्सटेंडेड साइड पे बनेंगे, बट एट द एंड फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड मे बी ऑन द साइड और ऑन द एक्सटेंडेड साइड, हम उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं ऑफ अ ट्रायंगल। सो बट ऑब्वियस एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स होंगे? 3। सबको समझ आया? हाँ सर। अहम बात,
डायग्रामेटिकली ऐसा लग रहा है कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एज इन मीटिंग एट द सेम पॉइंट। डायग्रामेटिकली देखने में लग रहा है, अगली के अगली क्लास आगे चल के इसको प्रूव करेंगे, आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को एक नाम दिया गया है, क्या नाम है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी हर ट्रायंगल का एक और, लेकिन अब ये तो यहां पे मिला ऑर्थो सेंटर, आपने बोला कि भाई तीनों ऑल्टीट्यूड्स जहां पे कॉन्करेंट होंगे उसका नाम ऑर्थो सेंटर है। इस वाले का क्या? तो इस वाले में जब हम एक्सटेंडेड साइड पे ऑल्टीट्यूड्स बना रहे हैं तो हम ऑल्टीट्यूड्स को भी एक्सटेंड कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कहां तक जा रहा है, इसको भी बढ़ा के देखते हैं कहां तक जा रहा है, ठीक है ना, और मैं भी इसको भी बढ़ा के देखते हैं कहां तक जा रहा है। तो देन वी रियलाइज कि इसमें जो हम तीनों ऑल्टीट्यूड्स को बढ़ा रहे हैं, इवन वो भी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो जाते हैं, राइट? और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑर्थो सेंटर है। तो ऑल्टीट्यूड्स विद इन द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल कॉन्कर कर सकते हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो बाहर भी कॉन्कर कर सकते हैं। आमतौर पे ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, बट अपनी दुनिया में आमतौर पे एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम भी एच से ही रिप्रेजेंट करेंगे ऑल्टीट्यूड्स। और एक नया नाम हमें मिला, ऑर्थो सेंटर। ठीक है सौरदीप, ऑर्थो सेंटर से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त क्या दिख रही है इस डायग्राम में, ट्रायंगल एबीसी वाले में? सर एंगल्स और सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। बड़ी बड़ी चीजें। अच्छा चलो ठीक है, हम छोटे वाले बच्चों से पूछते हैं, फिर तुम लोग को लाते हैं, मजा आएगा इस तरह क्लास में, ठीक है ना? तुम्हारे फंडे सही होंगे और अप्रोच बदलेगी। सारा ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी वाला? यस सर। कितने ऑर्थो सेंटर है? एक है। ठीक है, साधना कितने ऑर्थो सेंटर हैं इस ट्रायंगल में, एबीसी वाले में? सर 8। गुड। पुलकेशी कितने ऑर्थो सेंटर है इस ट्रायंगल में? सर 8। आशीष कितने ऑर्थो सेंटर दिख रहे हैं इस ट्रायंगल में? सर 4, मतलब हाँ, अगर नाम जिनके लिखे उन्हीं की बात। आशीष को 4 दिख रहे हैं, तुम लोग को 1 दिख रहा है। सौरदीप कितने ऑर्थो सेंटर दिख रहे हैं? सर डिपेंड करता है आप कौन से ट्रायंगल को कंसीडरेशन में ले रहे हैं। वो तो तुम्हारे ऊपर है, हम तो कह रहे हैं भाई कितने ऑर्थो सेंटर दिख रहे हैं। सर फिर वो सर इन लाइन से तो 4 दिख रहे हैं। और अगर मैं इनका नाम भी रख दूं, अब कितने दिख रहे हैं? सर अभी तो 4 ही दिख रहे हैं। अब सर, डिफरेंट हो गए ना। आशीष अब कितने ऑर्थो सेंटर दिख रहे हैं? 10, एक बार मैं फिर से गिन लेता हूँ। ओह सॉरी सर, हाँ सर 10 हो गया। देखा, अब ये इनको समझाते हैं बच्चों को कि कहाँ दिख रहे हैं सर, हमें तो एक को नहीं दिख रहा, आप दिखाए जा रहे हैं। ध्यान से देखना। रेडी एवरीवन? यस सर। ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर कौन है सारा? एच। एच। ये तुम्हारा पहला ऑर्थो सेंटर है। जरा गौर से इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बीएचसी को, और ऐसे कंपेयर करो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बीएचसी का ऑर्थो सेंटर बनाते तो कैसे बनाते? सी से बीएच पे परपेंडिकुलर डाल नहीं पाते, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट बनाते, बीएच को एक्सटेंड करते, बीएच को एक्सटेंड करते, परपेंडिकुलर डालते, क्या यही वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं बनती? हाँ, तो ए हो जाता ना फिर ऑर्थो सेंटर। साधना, ये बात दिखी तुम्हें ट्रायंगल बीएचसी वाली? हाँ सर।
उसके बाद जब हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और फिर एच से इस पर तीनों जाके कॉन्कर करते, जैसे इसका एच था तो ए, इसका मतलब हमारा दूसरा ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल बी एच सी का ऑर्थो सेंटर कौन है, ए। उस हिसाब से ये क्लियर हुआ पुलकेशी? बात समझ आई पुलकेशी? ये यू आर देयर? अच्छा चलो, पर साधना से पूछते हैं, उसकी आवाज नहीं आ रही, बोलने की कोशिश कर रहा शायद। ट्राइंगल एएचसी का ऑर्थो सेंटर कौन है साधना? सर बी। गुड। और चौथा कौन सा है साधना जो इन लोगों ने देखा शुरू में? हाँ, AHB। AHB इसका ऑर्थो सेंटर कौन है? सी। माइक म्यूट मत करो, माइक ऑन रहने दो, ठीक है ना, नॉन स्टॉप बिंदास बोलो। अब चार तो समझ में आ गए, बड़े वाले का H, इस ऑब्ट्यूज का A, इस ऑब्ट्यूज का B, इस ऑब्ट्यूज का C, अच्छा लगा सुन के। लेकिन जैसे ही हमने नाम XYZ रखा, अब ये दोनों लोगों ने बोला कि अब उन्हें 10 दिख रहे हैं, तो ये बाकी कौन से 6 दिख रहे हैं वो भी देखते हैं। बोलो कैसी आवाज आ रही बेटा? यू आर देयर? ABC ट्रायंगल हो गया, XYZ हमने नाम बाद में जोड़े और एक नाम पहले H रखा था, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। अब देखो वही 8th 9th की ज्योमेट्री, वही पहला कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर, लेकिन अगर हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड हाउ मेनी ऑर्थो सेंटर ही पूछ ले तो एक ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हो गया कि जब हमने XYZ का नाम नहीं रखा, वर्टिसेस रखी तो 4 दिखे। XYZ रखने से 10 कैसे हुए वो एक बार और सुन लेते हैं, इस बार सौरदीप से। हाँ सौरदीप, हमने एक्यूट एंगल का देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल का देख लिया, जरा तुम इन लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट समझाओगे? हाँ सर, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल नेम दे दीजिए। मान लो मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, नया सा नाम रख दिया L, M और N, राइट एंगल एट N। भाई एक्यूट देख लिया अंदर लाई करता है, ऑब्ट्यूज देख लिया बाहर लाई करता है, बचा बीच में कौन? राइट एंगल, उसे भी देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो अब एल एम लाइन पे एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एन एम लाइन ही हो जाएगा। समझ आया? और सेम विद परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही हो जाएगी, एल से इस पे ड्रॉप करेंगे तो ये यही हो जाएगी, और जब एम से इधर ड्रॉप करेंगे तो वो ऑफ कोर्स इधर चला जाएगा। तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन हुआ साधना? Sir, can you please repeat what you just said right now? Come again? Sir, can you repeat? Sir, आपको मेरा voice, सर मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अभी हम ये कर रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए, अगर हमने एक्यूट का निकाला, ऑब्ट्यूज का निकाला, अगर राइट का निकालेंगे तो एल से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर MN पे तो वो तो M पे ही जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। N से जब ड्रॉप किया LM पे तो वो M पे ही रुकेगा क्योंकि राइट एंगल है, और M से जब LM पे करेंगे कहीं चला जाएगा। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन वैसे साधना के लिए था, तुम ट्राई करो कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन होगा? यस पुलकेशी? Yes, sir. One second. हाँ बोल बोलो बिंदास बोलो। साधना तुम बोलो, कोई आइडिया? सर एम। M खुद हो जाएगा भाई। एक ऑल्टीट्यूड ये हुआ, एक ऑल्टीट्यूड हुआ, एक ऑल्टीट्यूड ये हुआ, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर हो जाता है। और ये जानने के बाद ये क्वेश्चन में नए ऑर्थो सेंटर मिल गए।
इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर Z, इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी ऑर्थो सेंटर Z। तो तुम्हारे सीनियर्स ने इस Z को 2 बार गिना। एम आई राइट? यही कहना चाहते थे तुम लोग? 1 2 3 4 और फिर तुमने 10 हमें आंसर दिया। हाँ जी, वो दो गिन दिए थे। वैसे पॉइंट एक ही होगा बट गिने 2 बार थे। तुमने भी यही किया था सौरदीप? सर वो ऑर्थो सेंटर तो सर 10 ही होंगे। क्वेश्चन आपने ऑर्थो सेंटर बोला था, पॉइंट्स थोड़ी ना बोले थे। हाँ तो हमने ऑर्थो सेंटर ही, हमने कहा कि फाइनल आंसर 10 है ना। हाँ जी सर, फाइनल आंसर। हाँ सर। सर XYZ ट्रायंगल का भी तो एक ऑर्थो सेंटर होगा। हाँ नहीं, XYZ का जरूरी नहीं है कि दिख रहा है। अभी XYZ का जहां हो वैसे तो हर ट्रायंगल का होगा। बट क्या अभी तुमने जो गिना है 10 वो सही है? मैं इन लोगों को बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि 1 2 3 4 गिनी लिए, एक इस ट्रायंगल की वजह से Z को गिना, एक इस ट्रायंगल की वजह से Z को गिना, 2 बार Z को गिना, 2 बार X को, 2 बार Y को, तो 6 हो गए और 4 पहले ही थे। फाइनल आंसर 10 है। अब मैं इन पे चैलेंज थ्रो कर रहा हूं कि क्या जो तुमने 10 गिन के मुझे बताया है अपने लॉजिक से वो सही है या मिसफायर हो गया। अगर तुमने Z को 2 बार गिना तो गलत है, मतलब फिर 10 आंसर सही नहीं है। और अगर एक ही बार गिनते तो 7 थे, 4 ये 3 नए, वो चाहे। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार गिन रहे हो तो तुम्हारी गिनती में चूक हो गई। साधना, सारा जरा ध्यान से देखो कि क्या Z 2 ही बार गिना जा सकता था या और भी ज्यादा बार गिना जा सकता था एज ऑर्थो सेंटर? और बार करा जा सकता था। बताओ, चारों जितने ट्रायंगल है सब बताओ जिसपे Z ऑर्थो सेंटर है। वेरी गुड। Z, ओके, तो अगर हम AZC लें, मतलब AZC लें, तो उसमें भी तो वो Z ही हो जाएगा ना ऑर्थो सेंटर। सौरदीप, आशीष, हाँ सर। तो फिर ये तो तुमने गिना नहीं। और अगर हम BZC लें तब भी Z ही हो जाएगा। Z 4 बार ऑर्थो सेंटर बन के आया। एक बार इस छोटा राइट ट्रायंगल, एक बार इस बड़ा राइट ट्रायंगल, इधर छोटा राइट ट्रायंगल, इधर बड़ा राइट ट्रायंगल। Z 4 बार आया तो XYZ 12 बार हुए, 12 4। क्या ये सच है कि तुम्हें 16 अलग अलग ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर इस वक्त लाइव दिख रहे हैं? सर Yes, sir. AZY BZX और XYC ये ट्रायंगल्स का भी तो। AZY ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इनमें से कोई नहीं है। अगर है तो प्रूव करो। माय पॉइंट है सर इनमें से नहीं होगा, मतलब एक तो होगा। हाँ कहीं तो होगा, बट हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम करते तो ऐसे फ्रेम करते, आउट ऑफ ऑल वर्टिसेस व्हिच आर विजिबल हियर, they are, how many of them are ortho center of different triangles and how many such triangles? So the answer is all of them are ortho centers of some or the other triangles and total 16 triangles. गुड सारा, समझ आया? ये 2 नहीं 4 बार आया है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आया है। यस सर, समझ में आ रहा है। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, ठीक है। एक बार A, एक बार B, एक बार C, एक बार Z 4 बार, Y 4 बार, X 4 बार। क्योंकि ये पता क्या है, ये जब कोडिंग में जाते हैं ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी से स्टैटिस्टिक्स में टेबल बना क्वेश्चन दे देते हैं वो कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है बताओ, वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन वही है। क्लियर हुआ? पहला तो जब हम पढ़ने चलते हैं, ये चीज जो हमने पिछली बार बताई थी तुम्हें कि जब हम पढ़ने चलते हैं, कॉन्सेप्ट 9th 10th का है या शायद 8th का है, पहला इंट्रोडक्शन है कि भाई राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर उसका राइट एंगल वर्टेक्स होता है, एक्यूट एंगल का ऑर्थो सेंटर उसके अंदर लाई करता है, ऑब्ट्यूज एंगल का बाहर लाई करता है। लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया अपना फ्रेम करके काउंटिंग, तो क्वेश्चन बन गया इंटेलिजेंट सा। अब इसमें पता नहीं और क्या 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 चीजें बन सकती हैं जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इज दैट ओके? यस हाँ जी सर। गुड। इसमें हमने कॉन्करेंसी प्रूव नहीं की है, लिख के रख लेना, कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स अभी नहीं प्रूव की है। वी विल कम बैक टू इट एट अ लेटर स्टेज।
दूसरा ट्रायंगल का इनपुट तुमको मिलवा देते हैं, वो है मीडियन से। इसमें इन लोगों को ज्यादा मजा आएगा, सीनियर्स को, काफी पावरफुल चीज है। व्हाट इज मीडियन? मीडियन मेरे ख्याल से 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 7th 8th में तो डेफिनेटली नहीं पढ़ाया गया होगा। सारा तुम्हारे मुंह से सुनते हैं पहले मीडियन किसे कहते हैं, और बाकी दोनों लोग लिख लेना बेटा है, साधना और पुलकेशी, इसको कि व्हाट इज अ मीडियन। एक बार डेफिनेशन पहले कंफर्म हो जाने तो, जब हम बोल दें तब। हाँ सर मुझे नहीं पता मीडियन क्या होता है, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तो मैंने 9th नहीं पढ़ा अभी तक। सेंट्रोइड का नाम सुना है? नहीं। अच्छा, फिर सौरदीप से पूछते हैं। सौरदीप बताओ जरा, मीडियन किसे कहते हैं? सर एक पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट पर एक लाइन। खत्म बात। एक वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करे, यानी AP इज इक्वल टू CP, तो वो लाइन मीडियन है। दैट मींस सेगमेंट, ये लिख लो सारे लोग जो छोटी क्लास में है, सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। इसका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में, आगे जाके बहुत भारी भारी थ्योरम्स और रिजल्ट्स इसी से सॉल्व होते हैं। लेकिन आज इंट्रोडक्टरी कि भाई ऐसी सेगमेंट को मीडियन कहते हैं, यानी B को AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, मीडियन हो गई। A को BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, दूसरी मीडियन हो गई। भाई मीडियन तो 3 बनेगी ना, 3 वर्टिसेस हैं तो, क्यों भाई? ठीक है ना ये बात? हाँ जी सर। और C को AB के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो भी मीडियन हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते समय फिर जो बना, उसको देख के लगा कि शायद तीनों मीडियंस भी कॉन्करेंट होते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का एक पॉपुलर नाम है जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से देखा जाता है, और उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। आमतौर पे G से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट ये इस फैक्ट के साथ है कि तीनों मीडियन कॉन्करेंट हो, जो अभी नहीं प्रूव करेंगे, एट अ लेटर स्टेज पे प्रूव करेंगे। लेकिन जब प्रूव कर देंगे कि तीनों कॉन्करेंट होते हैं, तो हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम G रखेंगे, और उसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट, क्या है ये? सेंट्रोइड। ये PQR इंटरचेंज कर देते हैं, ऑर्डर में कर देते हैं। A के सामने P, B के सामने Q, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, C के सामने R। यहां तक सबको समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। अब एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें पता है कॉन्करेंट है, जो हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। कॉन्करेंसी का नाम सेंट्रॉइड रख दिया, तो इसके बारे में और कौन कौन से रिजल्ट हैं जो तुम्हें जानने चाहिए, वो पूछते हैं पहले तुम्हारा सीनियर से, और फिर उसको स्टैब्लिश करते हैं। उसका भी अपना एक बड़ा मजा है पुरानी चीजों को स्टैब्लिश करने का। क्या है पहला रिजल्ट इसका, आशीष, जो हमें पता होना चाहिए? यस आशीष। सौरदीप। सर इसमें एक तो ये हो जाएगा कि लाइज विद इन द ट्रायंगल हमेशा, और फिर उसके बाद अगर जैसे AP मीडियन मानिया हमने, तो फिर वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। क्या? सर ये बाइसेक्ट तो नहीं करेगा, मगर वो रेशियो 2:1 कर देगा CG और CR से, मतलब ऐसे। हाँ नहीं, वो एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, बट रेशियो 2:1। एंगल गलती से भी बाइसेक्ट नहीं करेगा। बट इनका कहना यह है कि जो मीडियन है वो इस सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी AG:GP भी 2:1 होगा, BG:QG भी 2:1 होगा, और CG:PG भी जो है
2:1 होगा, ये रेशियो भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1 होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे मान लें कि ऐसा होगा। तो इसका जो प्रूफ है यहीं से हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। जब हम तुम्हारी 20 तारीख से क्लास लेना शुरू करेंगे कि हम अब तक की जो थ्योरम है पैरेलल लाइन, ध्यान रखना ज्योमेट्री की दुनिया में पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का बहुत पावरफुल रोल है। हम हमेशा से बोलते आए कि जब मैथ्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो चारों तरफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस भेजो, कहीं ना कहीं से अच्छा मैसेज आएगा। तो दिस आई लीव इट फॉर दिस यंगस्टर्स एज अ होमवर्क। तुम्हें हम हिंट दे देते हैं तुम्हें करना क्या है। तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बेस, इनको एक्सटेंड करना है। अब तुम्हारे पास जो है रेशियो सेम वाले कुछ पेयर बन जाएंगे, उसको लगा के तुम्हें जो है वो पैरेलल लाइन के थ्योरम से इसको करना। बट अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम करो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब हम क्लास अगले वीक से लेना शुरू करेंगे तो हम इन सबको एक एक करके एस्टैब्लिश करेंगे कि ये क्यों 2:1 है, कैसे है। इसके अलावा ये समझ आया सबको कि ये रेशियो 2:1 है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन जो तुमको पता है पुरानी और लगे कि यहाँ बोल देनी चाहिए, सारा एनीथिंग दैट यू रिकलेक्ट की होता है और जो तुमने कहीं सुन लिया हो? नहीं, तक नहीं। अच्छा, सौरदीप, आशीष? सर एक सेम अगर रेलिवेंट नहीं है कि सेंटर ऑफ मास भी होगा उस पॉलीगॉन का। सेंटर ऑफ मास अभी थोड़ा भारी शब्द हो गया, बट ठीक है, मतलब आगे कराएंगे। आशीष कुछ याद आ रहा है? उसी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। अगर सिमेट्रिकल है, अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो सारे लाइंस ऑफ सिमेट्री या प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पर होगा। ये भी भारी चीज है। हम कुछ और फंडामेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो तुम लोग भूल रहे हो समहाउ। याद दिलाऊं? पुलकेशी और साधना, तुम लोग नोट कर रहे हो ना सारी चीजें? यस सर, नोटिंग डाउन। थ्योरम रेफर कर रहे हो? सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे मीडियंस एल्टीट्यूड होते हैं? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई डाउट नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है जो हम बाद में प्रूव करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि वो सिमेट्रिकली सेम है। गुड। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड भी सेम होंगे? सेम हो जाएंगे, यस। हाँ, कुछ याद आया आशीष किसकी बात कर रहा होगा मैं? देखो ध्यान से। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम बोलना चाह रहे हो? हाँ, नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम अभी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या इस समय पे ये एस्टैब्लिश कर लिया जाए ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सारे सेम होंगे। All 6 triangles have the same area. True or false? Yes, आशीष। सर ट्रू होगा। तो फिर बोलने भूल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि एक ट्रायंगल में जब हम मीडियन बनाते हैं और सेंट्रॉइड बनाते हैं तो ट्रायंगल 6 टुकड़ों में बंटता है। इन 6 का एरिया सेम होता है। अब एरिया क्यों सेम होता है ये प्रूफ करते हैं क्योंकि ये अभी हो जाएगा। बस इसके लिए हमें सिर्फ 8th 7th क्लास के बच्चों से एरिया के बारे में बेसिक एबीसीडी बात कर लेनी है कि उन्हें एरिया कितना पता है, क्योंकि 10th तो मुझे पता है कि उसको बेसिक एरिया पता है, बट ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बेसिक एबीसीडी पता है पुलकेशी तुम्हें किसे कहते हैं? नहीं? पुलकेशी, एम आई ऑडिबल? अच्छा, साधना तुम्हें एरिया का नाम सुना हुआ है पहले कभी? सर ये ऑडिबल, सर ये ऑडिबल। हाँ,
कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या किस चीज को एरिया कहते हैं और उसको पहुंचते कैसे हैं, क्या व्हाट इज द लॉजिक? साधना, कुछ सुना है नाम तुमने एरिया का? हाँ सर। सर बताओ। एरिया ऑफ हम्म, सर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ये तुमको पढ़ाया गया है स्कूल में या तुम्हें अलग से पता है? सर पढ़ाया गया। गुड। पुलकेशी, कैन यू रिलेट टू दिस जो उसने अभी बोला कि दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट? यस सर। अगर ये तुम लोगों को पता है तो फिर जो अभी मैंने ऊपर लिखा है कि ये 6 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दिस यू शुड बी एबल टू प्रूव। ट्राई करो। अब क्योंकि ये बच्चे कह रहे हैं कि इनको हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, सारा तुम्हें तो पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाँ हाँ। तो फिर अब ये आशीष से प्रूव कराता है। आशीष, प्रूव करो कि 6 ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। सर इसमें सर हम पहले बड़े वाले दोनों ट्रायंगल के मतलब AP जो है वो 2 इक्वल में डिवाइड करेगा, फिर BQ 2 इक्वल में करेगा। हमारे हिसाब से नहीं, इन बच्चों के हिसाब से बोलो, ये तो एकदम बाउंस कर जाएंगे। हाँ जी सर, छोटों के हिसाब से कर लो सर। A से परपेंडिकुलर डाल दो BC पर। सुना तुम लोगों ने? जब हम लोग मैथमेटिक्स प्रूव करते हैं तो पहले हम A से परपेंडिकुलर डाल दो BC पे, ऐसा एक स्टेटमेंट डालते हैं। मान लो मैंने डाल दिया। अब ये हाइट हो गई इस ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है? सपोज BX। हाँ, आगे आशीष। सर अब इसमें BP की लेंथ और PC की लेंथ इक्वल बाय डेफिनेशन। ये दोनों बाय डेफिनेशन इक्वल है क्योंकि हमने इनको मीडियन बोला है, ठीक है? फिर तो ट्रायंगल APB का एरिया जो होगा वो आपका आ जाएगा AX इंटू BP इंटू हाफ। सुना उसने क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है और ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है और हाइट तो सेम ही है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो यह आएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्सटेंडेड साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तब भी AX आएगा। तो दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। ये समझ आया साधना? दिस इज ओके? यस सर। बेस की हाइट, बेस की लेंथ सेम है, हाइट कॉमन है। अब जब ये पता चल गया तो इसी में हम सेम अप्रोच लेते हैं, इसी को थ्योरम बना देते हैं। एक रिजल्ट जो समझ आया कि भाई अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने और सेम उस पे लेंथ पे, बेस की लेंथ सेम है तो उनका एरिया सेम होगा। उस हिसाब से इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल होगा क्योंकि अगर तुम ट्रायंगल GBC में देखो तो बेस का आधा हुआ है और जब इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो ऑल्टीट्यूड तो दोनों में सेम रहेगा। PGB एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और CPG एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दोनों का ऑल्टीट्यूड तो सेम ही है। Am I right? यस सर। यस सर। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये बड़े वाले भी इक्वल थे। तो अगर बड़े वाले में से छोटा वाला हटाओ तो तुम्हारे को ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट सम है और ये दोनों ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट सम है ये भी सेम हो गया? APB माइनस दिस एंड PAC माइनस दिस, तो ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में। और इसी लॉजिक को यहां रिपीट करो इस तरफ से खड़े होके तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है बिकॉज जैसे ये यहाँ के नीचे है वैसे यहाँ के ये दोनों मीडियन है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल के एरिया सेम है। आर यू एबल टू डाइजेस्ट दिस थिंग? यस सर। अब ध्यान दो,
ये सब चीजें 11th में प्रूव कराने रिकॉल कराई जाती है, लेकिन 7th 8th में हम बेसिक मैथ से प्रूव कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी थ्योरम का नाम अभी तक नहीं लिया। यहाँ पढ़ने करने का पर्पस यही है कि हम ज्यादा भरोसा नॉलेज थ्योरम पे नहीं, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने दिमाग पे करें कि कैसे। तो ये जो 2:1 है ना, ये भी तुम अब तक की थ्योरम से बड़े इत्मीनान से प्रूव कर सकते हो। इट जस्ट दैट कि अब तुम्हें घर पे डायग्राम बना के चारों तरफ करके बैठ के तसल्ली से, जिसे कहते हैं ना, एक डायग्राम को काफी देर तक देखना, हर एंगल से उसको बारे में सोचना, एक्सप्लोर करना, ये काम करोगे तो ये हो जाएगा। ये हमने आज ट्रायंगल का दूसरा चीज एग्जॉस्ट की, वो है सेंट्रॉइड एज एन मीडियन से जुड़े हुए रिजल्ट। कोई डाउट, क्वेरी? सर ये एरिया वाला और जल्दी प्रूव हो जाता अगर ऐसे देखते कि आर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ए आर सी और ए पी सी इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। उससे ए आर जी और जी पी सी इन दोनों का एरिया सेम है, और बी जी पी और पी जी सी तो है ही, तो हो गया। बिल्कुल, वो मतलब वो तो अपने ऊपर करने पे है, एक बार होने लगेगा तो अलग अलग तरीके दिखने लगेंगे। बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये डेंजरस है, क्योंकि ये किसी दिन क्वेश्चन में यूज होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बड़े गंदे वाले ओलंपियाड में। समझो इसी तरह के फंडों से लोग वो 1.5 घंटे की जो आईएमओ वाली क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। उनको ऑब्जर्वेशन दिखता, वो उनका ऑब्जर्वेशन है कि ये इसके बराबर होगा, वो उसका। हमको क्या है, हम तब देखते हैं जब कोई प्रेशर डाले, क्वेश्चन दे, फिर अरे हाँ, वो नहीं करना है, हमने देखना और करना है। समझ आ रहा है यहां तक? कोई डाउट, क्वेरी? नहीं सर। गुड। नहीं सर। तो आज ओरिएंटेशन क्लास है, इसको यहीं रोक रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। आज हम तुम्हें देर शाम एक छोटी सी प्रॉब्लम शीट 5-10 क्वेश्चन की शेयर करेंगे ऐप पे। कौन सा ऐप? आवान वाले पे। उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिएंटेशन। समझ आया कैसे क्लासेस चलेंगी? पढ़ाई में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ठीक है, गुड। तो इसको नेक्स्ट वीक से जो तुम्हारा शेड्यूल है, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे का टाइम वगैरह जब बैच पूरा आ जाएगा तब करेंगे। कल जो संडे की ओरिएंटेशन क्लास है, कल फिर तुम 5:30 पे हमारे साथ मिलोगे यहीं इसी तरह से। 5:30 to 6 वी विल डू सम वर्किंग, कुछ हम तुम्हें बताएंगे, चार्ट करेंगे क्या करना है नहीं। उसके बाद ये वाली मीटिंग क्लोज करके वी विल मूव टू यूट्यूब, जहां पे मतलब हम तुम्हें लिंक भेज चुके हैं पहले। वहां पे हम तमाम बुक्स, किस बुक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बुक्स कहाँ मिलेंगी, कैसे करना है, बिगिनर्स यानी 7th 8th वाले बच्चों को क्या करना है, 9th 10th वालों को क्या करना है, 11th 12th वालों को क्या करना है, उसका 1 घंटे का लगभग सेशन लेंगे, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट, उसको देखो, करो, और उसके बाद बस नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट द सेशन, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट? सर नॉर्मल क्लासेस नेक्स्ट वीक मतलब सैटरडे संडे पे होगा? हाँ, अभी जो हमने प्लान किया, अब हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, वी कैन टॉक कंफर्टेबली, कि हमने शुरू में कुछ दिन तक क्लासेस जूनियर्स और सीनियर्स की एक साथ ले जाएंगे टिल द टाइम थोड़ा सा बेस बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद जूनियर्स का सेक्शन एक अलग कर देंगे और सीनियर्स का एक अलग कर देंगे। जूनियर्स की क्लास सीनियर्स अटेंड करना चाहें, नो कंपल्शन, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आएंगे तो कुछ सीखेंगे ही अगर टाइम अवेलेबल है, लेकिन सीनियर्स की क्लास में जूनियर्स आए वो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा हाई लेवल कराएंगे। फर्क ये होगा कि सीनियर्स की क्लास में हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाले कॉन्सेप्ट्स भी टच बेस कर लेंगे, ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशन वाले भी टच बेस कर लेंगे, हायर लेवल ज्योमेट्री भी कर लेंगे। तो यहाँ पे वो सारे बच्चे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम बेस बिल्ड करेंगे इनइक्वालिटीज का, यहाँ पे हम बेस बिल्ड करेंगे ज्योमेट्री का जैसे आज किया है, यहाँ पे हम बेस बिल्ड करेंगे नंबर थ्योरी का। तो हो सकता है जब नंबर थ्योरी का बेस करें तो तुम सारे ही आ जाना, क्योंकि सबका ही गोल है नंबर थ्योरी। यहाँ पे हम बेस बिल्ड करेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स का, पीएनसी का, इनके लिए। तो दिस वुड एसेंशियली बी फॉर क्लास 7th 8th 9th एंड मे बी सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। वो सब इसमें थॉरो पढ़ेंगे, सारी थ्योरम्स लिखवाएंगे, स्ट्रक्चर बनवाएंगे। जैसे तुमको याद होगा तुम्हारे टाइम पे हमने एक
ये इस तरह के डायग्राम से सारा एक डायग्राम का पोस्टमार्टम नोट्स बनाना सब करेंगे, तो ये करेंगे। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एज्यूम करके चलेंगे कि तुम लोग एक लेवल पे जानते हो, तो उसको अलग कर देंगे। तो उसको अलग करने के लिए तुम्हारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं रखेंगे, ना तुम्हारे पास टाइम है इतना, ना हमारे पास, तुम्हें जेई भी करना है। तो इसमें ये वाले सारे क्लासेस और ये वाले सारे टॉपिक्स लेके शुरू करा देंगे और इनके साथ ये धीरे 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 बिल्ड करेंगे। बट टिल द टाइम बैच थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, बच्चे आ जाएं, तब तक रखा। अगर लगता है कि डे 1 से करना पड़ जाएगा अलग, तो डे 1 से अलग कर देंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। ठीक, समझ आया सबको सारा? दिस वाज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब क्लासेस यहाँ से जो है रेगुलर होंगी, नोट्स बनाओ, प्रॉब्लम शीट्स होंगी। बुक्स एज सच जो हम कल बताएंगे उसको तुम्हें कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कल हम, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी, यूट्यूब चैनल पे होंगे और ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं बोल सकते कि हमारे पास हर बुक की जो है सॉफ्ट कॉपी पायरेटेड पड़ी है वो ले लो, ये हम पब्लिक में नहीं बोलेंगे। बट तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, इसकी सारी सॉफ्ट कॉपी है। और आवान वाले ऐप पे जब तुम स्टडी मटेरियल वाले लिंक पे जाओगे तो अभी ऑलरेडी उसमें लोडेड है, तो तुमको वो कोई दिक्कत नहीं है बुक्स की। और उसके बाद बहुत सी ऐसी हैं जो हम तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग से भेज देंगे। तो जो कल हम बुक बताएंगे वो तुम्हें कोई भी लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सबकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। हाँ, तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम है, तुम परचेज कर लो, प्रिंट आउट ले सकते हो, ले लो, दैट्स योर चॉइस, नॉट दैट आई रिकमेंड और आई फोर्स टू डू इट। बट तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से सारा मिला रहेगा, उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं है। बट देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मुझे यूट्यूब पे कह के सब बुक्स बता दीजिए कह रखा था। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो तुम्हारे लिए था वो हम उसको यूट्यूब पे कल लाइव कर रहे हैं, ताकि वो भी देख ले, तुम भी देख लो। बट डोंट परचेज एनीथिंग अनलेस अंटिल तुम्हें बिल्कुल शौक ही हो कि हमें सजा के रखना है, दैट्स ओके, बिकॉज सब है मेरे पास और सब सॉफ्ट कॉपी है, so you don't need to buy anything as such. Okay? ओके सर। सर वैसे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सीक्वेंस था, वो क्या एक्सियम है या थ्योरम है? एक्सियम है। उसको बेसिकली जब तुम 9th वाले उसमें देखोगे ना सारे लोग आज, तो वो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से बताते हैं, बट बहुत ही जिसे कहते हैं एम्बिगुअस सा लॉजिक दिया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार जाके उसको देखो कि वो क्यों है। हाँ सर, मुझको वही लगा, मैं इतनी देर से वही प्रूफ करने का कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा था, क्योंकि जो प्रूफ्स मैंने देखा है सर वो बोलते हैं कि वो दोनों 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा तो वो एक ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर हमको एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं प्रूव हुआ तो हम वो कैसे बता देंगे? बिल्कुल ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है तो कभी मीट नहीं करते। अब इसके मैं चाहता हूं कि तुम उसको एक बार जाके पढ़ो, देखो, तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह की सोच से हमने शुरू किया और हमें कितना अलर्ट रहना है इस चीज पे, ठीक है ना। नहीं आगे दिक्कत आएगी जब इसको कहीं यूज करोगे उस पर। ठीक है, साधना पुलकेशी समझ आया, मजा आया? हाँ सर। यस सर। अभी क्लासेस 1-1.25 घंटे की हैं बिकॉज ये ओरिएंटेशन है। जब 1.5 घंटे की होंगी तो थोड़ा हम जो है ना बीच में 10 मिनट 5 मिनट क्वेश्चन देके होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ओलंपियाड है तो ऐसा नहीं है आईआईटी टाइप 3 मिनट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिया। तो इट इज पॉसिबल कि हम 5 मिनट का क्वेश्चन दे दें और तुमसे एक्सपेक्ट करें कि तुम 5 मिनट में सॉल्व करके अपनी वर्किंग पूरी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे हमें भेजो, क्योंकि हमारे पास डबल स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन पे हम तुम्हारा सब देखते रहते हैं। तो उस पर व्हाट्सएप पे या चैट पे जब आएगा तो हम एक एक का आंसर देखेंगे, जिसका अच्छा लगेगा उसको यहाँ पुल करेंगे स्क्रीन पे और फिर उसको लेकर डिस्कस करेंगे। सो दैट इज रिक्वायर्ड कि तुम पूरा जो है ना कंपास पेंसिल स्केल पूरा टेबल पे बिछा के तैयारी से बैठो, तब करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तुम्हें लगता है एक आध और स्टूडेंट कोई ज्वाइन करने वाले, क्योंकि बाकी जो उधर से वो तो आएंगे, तो उनको आज कल में ही बता देना, बिकॉज कल की क्लास के बाद अब जब वेडनेसडे से क्लास लेंगे तो दैट वुड बी प्रॉपर शेड्यूल्ड क्लास, वो शुरू हो जाएगा सिलेबस। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है, 5 मिनट बाद तुम रिफ्रेश कर लोगे, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ध्यान रखना रिकॉर्डिंग हम भूल जाते हैं, तो हर बार तुम्हें हमें याद दिलाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं कर रहा है। ओके सर, और हमारा मतलब 12th का जो IOQM वाला क्लास होगा सर, हाँ। वो मतलब उसका टाइमिंग्स क्या है? एक बार पहले पूरे वो बैच फॉर्म हो जाए। देखो बेसिकली टाइमिंग में क्या है ना कि हम कुछ भी बना दें,
it all depends how many students want to study in junior and how many students want to study in senior and what is their level. तो तुम्हारा तो लेवल हम जानते हैं, तो आई कैन डिसाइड कि तुम्हें इतने घंटे की जरूरत है। इनका हम जानते नहीं है, जैसे आज इन लोगों ने सवाल पूछा, बोला, एक और लॉट है, दूसरा वो आएगा कल परसों में, एक और लॉट है जो पहले से था। तो जब हम इन सब से बात कर लेंगे देन आई कैन डिसाइड देयर टाइमिंग, उनके घंटे और तुम्हारे घंटे के हिसाब से हम सेट कर देंगे। दूसरा चैलेंज है कि एवरीबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड इन समवेयर एल्स, कोई और क्लास चल रही है किसी की म्यूजिक एंड ऑल, तो उनके टाइमिंग का इशू है। आई डोंट वांट कि हम फिक्स कर दें, हमें ज्यादा दिक्कत लगेगी तो हम रात 9 से 10 का डाल देंगे कुछ इस तरह का, तो एवरीबडी वुड बी कंफर्टेबल। तो वो है, बट तुम्हें 3 घंटे से ज्यादा, 2-1.5 घंटे की 2 क्लास से ज्यादा वीक में 12th को जरूरत है नहीं, टाइम भी नहीं है इतना तुम्हारे पास IOQM के लिए। हाँ, वैसे IOQM में 12th का सिलेक्शन भी बहुत टफ है, एक स्टेट से 5-6 लोग ही होंगे। 5 बच्चों की तो लिस्ट है, वही मैं कह रहा हूँ। तो तुम पढ़ो उसको फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, ISI में काम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत अच्छी साबित होगी, बिकॉज देन यू वुड बी एबल टू मेक इट आउट, वहां पे आसानी से निकल जाओगे। और ISI से अगर तुमने B स्टार्ट B मैथ कर लिया और M स्टार्ट M में मैथ कर लिया तो तुम IIT के बीटेक कंप्यूटर साइंस पे भारी पड़ जाओगे एट द एंड, अगर तुम्हारा कोर लॉजिक स्ट्रांग है तो। सर एक्चुअली ये ओलंपियाड मैथ्स मुझको ज्यादा बेहतर लगता है जेईई से, मतलब IOQM होना हो, मतलब देने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। सिलेबस देखो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैथ्स ओलंपियाड का क्या है कि ये प्योर मैथ्स है, इसमें ना मतलब कि हम पेपर में ऐसा पूछते हैं, क्योंकि वो सब चीजें नहीं भाई। जिस पेपर में 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, और वो भी बच्चों से सॉल्व ना हो रहा हो, बच्चों का टीचर से भी सॉल्व ना हो रहा हो, लेकिन कहीं 8 मतलब 9th-10th के बच्चे ही सॉल्व किए दे रहे, तो उसका मतलब कुछ तो खास बात है उसमें। करने का मजा तो अपना ही। अभी जब हम करेंगे, सॉल्यूशन आएंगे, तुम करोगे, जिस दिन तुमसे एक इनमो आयोमो लेवल खुद से सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, उसके बाद जो तुम्हें खुशी मिलेगी वो मतलब कितनी एवरलास्टिंग होगी, उसका कोई जवाब नहीं। और उसके चक्कर में JEE NTSE ये आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व लॉजिक से नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व होता है कॉन्फिडेंस से। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस दुरुस्त है तो सही लॉजिक सही टाइम पे आएगा। लेकिन अगर तुम डर रहे हो, पता नहीं कैसे होगा, इतना मुश्किल है, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो पक्का ही मुश्किल है, फिर तो नहीं ही होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस तरह की क्लासेस में अपना पूरा दो। ठीक है, और कोई क्वेरी, क्वेश्चन बच्चों? बंद कर दें आज की क्लास? यस सर। चलो फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे 5:30 पे, ठीक है ना? और फिर चलेंगे YouTube पे, फिर पूरे बुक्स का रिव्यू दिखाएंगे तुम लोग को, कौन सी है, क्यों है, कहां से आती है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir.